रेस्ट आर इन मोशन, ठीक, रेस्ट में हो या मोशन में, प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल बेटा रेस्ट में है या मोशन में तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने सराउंडिंग में। बट मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन ओनली ड्यू टू क्या, किसकी वजह से, चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, डेवलप करेगा, ठीक। अगर रेस्ट में है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो टॉपिक आपका बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे पहला कंडीशन है कि फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ड्यू टू, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग करंट की वजह से, और करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। तो दैट मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, बोला जाता है चार्ज पार्टिकल इन मोशन देन इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन देन इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट इफ चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो उस केस में वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन करेगा अगर रेस्ट में होगा, और मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड बोथ का जनरेशन होता है अगर चार्ज पार्टिकल किसमें है, मोशन में है। अब कंडीशन थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहाँ पे फिर हमने पढ़ा था बेटा चार्ज की वजह से सराउंडिंग में जो फील्ड डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ अगर वैसे डिस्कस करते हैं तो कोई अगर क्या करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में फील्ड डेवलप होगा, या कोई मैग्नेट आपका है, क्या बार मैग्नेट आप लेते हो तो मैग्नेट में आपके कितने पोल होते हैं, 2 कि 3, केवल 2, एक भी पॉसिबल है, सिंगल पोलर भी पॉसिबल होते हैं, यूनिपोलर मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट, यूनिपोलर मैग्नेट बेटा नेचर में कभी भी एग्जिस्ट आपका नहीं करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी मैग्नेट आपके होंगे वो हम लोग बाइपोलर स्टडी करते हैं। तो या तो आपको यहाँ पे, चूंकि इस यूनिट में हमें क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस करना है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो करंट का प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू क्या, फ्लो ऑफ चार्ज है, मोशन ऑफ चार्ज हो रहा है, रेस्ट में चार्ज है नहीं होगा। दूसरा चीज होता है या तो आपका डेवलप होने का दूसरा कॉज होगा क्या, कोई आपका मैग्नेट आपका हो, तो ये कैसा है आपका मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक, अगर मैग्नेट आपका है तो अपने सराउंडिंग में भी फील्ड का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। अगर मैग्नेट है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, वो फील्ड का डेवलपमेंट करेगा। तो ये कंडीशन 2 बनती है बेटा, फील्ड कब डेवलप होगा कब नहीं होगा, उसके बेस में हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो लिखिएगा, चैप्टर डालिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और पहला हेडिंग भी कर लेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, magnetic field are produced by electric current which can be macroscopic current in wire, मैक्रो माइक्रो जो भी हो सकता है, मैक्रो स्कोपिक इन वायर और माइक्रोस्कोपिक करंट, microscopic current associated with electron in the atomic orbit, associated with the electron in the atomic orbit। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से, द मैग्नेटिक फील्ड is defined in term of force on moving charge फोर्स ऑन क्या लिखा है बेटा, मूविंग चार्ज इन द
लॉरेंज फोर्स लॉ, LORENTZ होता है बेटा, लॉरेंज फोर्स लॉ। हो गया। आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, the space around a current carrying conductor in which its magnetic effect can be, current carrying conductor in which its magnetic effect can be experienced, its magnetic effect can be experienced is called magnetic field। ओके, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, अपने यहाँ दो लॉ हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए। एक बायो सावर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट हुआ करता था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायो सावर्ट लॉ। और दूसरा आपने एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ा होगा, एम्पियर सर्कुटल लॉ एंड बायो सावर्ट लॉ। तो ये दोनों लॉ जो आपके होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं किसी करंट क्या कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड की वैल्यू अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बायो सावर्ट लॉ एंड क्या एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जो वो बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे बेटा, फिर बाद में आपका जब क्या एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ते हैं। ठीक, तो बायो सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्कुटल लॉ, दो लॉ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हम लोग लिखेंगे बेटा वो कौन सा, बायो सावर्ट लॉ लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, बायो सावर्ट लॉ। तो हेडिंग कर लीजिए बेटा, बायोट सावर्ट लॉ, BIOT डैश सावर्ट SAVART, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ कहते हैं इसी को, बायोट सावर्ट लॉ। ठीक, बायोट सावर्ट लॉ। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इससे अकॉर्डिंग कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर डिटरमाइन करना है तो इस लॉ का हम लोग यूज करके क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे जो हम करेंगे, ठीक, डायरेक्टली पहले हम लोग एक स्मॉल सेगमेंट के लिए डिटरमाइन करते हैं और फिर किसी लार्ज वायर की वजह से निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट करके बायो सावर्ट लॉ का यूज करके हम लोग वहाँ से जहाँ से लिमिट दी रहेगी उसको इंटीग्रेट करके फाइव फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो जब हम लोग एक क्या करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज दैट है बेटा, इसमें से करंट आपका पास आउट हो रहा है, अगर करंट आपका आई पास हो रहा है, ठीक, सपोज दैट एक आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट कोई पी ले लिया, वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो किसी भी साइड में आप ले सकते हो। ठीक, तो इस केस में अगर इसकी डिस्टेंस आर है बेटा, एंगल यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, डिस्टेंस आपने आर लिया। ठीक, करंट आपका आई है और जो करंट एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं बेटा, जो क्या ले रहे हैं, करंट एलिमेंट एक स्मॉल ले लिया। करंट एलिमेंट कहेंगे तो IDL पूरा बोलते हैं और एलिमेंट जब बोलते हैं तो DL आप बोलते हैं। ठीक, तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालना है, आपको फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है P पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस वायर से कितना है, R है। ठीक, तो उस केस में हम लोग बायो सावर्ट लॉ का यूज करके डिटरमाइन करेंगे बेटा। अब थोड़ा सा उससे पहले एक डायरेक्शन के बारे में आप देख लो। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अगर किसी करंट का एक कंडक्टर की वजह से आपको फाइंड करना है तो लॉ तो कई दिए जाते हैं, आपने राइट हैंड स्क्रू लॉ पढ़ा होगा, राइट हैंड पाम लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में डिफरेंट लॉ है, बट सबसे बेस्ट हम लोग जो यूज करेंगे वो राइट हैंड पाम लॉ से क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। बाकी आप किसी लॉ से निकाल लेते हो तो कोई बात नहीं, डिफरेंट लॉ आपको दिए जाते हैं। ठीक, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू लॉ, ठीक है, राइट हैंड पाम लॉ, तो यूज जो करेंगे और राइट हैंड पाम लॉ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो राइट हैंड पाम लॉ कितने लोगों को याद है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हथेली का नियम, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा। हाँ जी, दाहिने हथेली का नियम जी, बताएंगे।
और राइट हैंड पाम रूल में दो आपका होता है, ठीक, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ला हम लोग यहाँ यूज करते हैं, ठीक। एक लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोग याद था लेकिन सब गायब हो जाता है ना, यही तो गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ, गायब ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? खड़े हो जाओ जरा सा। अगर आपको वो चीज़ दोबारा याद रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ है उपाय ऐसे, कोई तरीका बताओ जिससे वो याद रहे आपको? जल्दी बताओ। लिख के देखना पड़ेगा, तो पढ़ के नहीं, मतलब बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक। बार बार क्या करना पड़ेगा आपको? कोई चीज़ अगर याद रखनी है लॉन्ग टाइम तक, क्या करना पड़ेगा आपको? टाइमली क्या करना पड़ेगा? उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज अब जो अभी पढ़ रहे हो, सोचो कि अप्रैल में मई में एग्जाम होगा, हमें याद रहेगा सीधा सीधा, तो लगेगा तो पढ़े हुए हैं, बट जब आंसर आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा, तो पता लगा जो नहीं सही है वही सही लगता है, ठीक। तो उसके लिए आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए जो पीछे पढ़ चुके हैं सारे सब्जेक्ट, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। वो चीज़ें जब तक आपकी बार बार रिवाइज नहीं होंगी तब तक कभी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सब तुक्के में मारेंगे, और तुक्का जानते ही, मार के देखा भी होगा 2-4 टेस्ट में कैसा होता है, मारा ना, ठीक। तो वो सही नहीं होता है, ठीक। 50 तो मारोगे 2 तो सही होगा, हाँ। तो इसलिए पढ़ते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, तब याद रहेगा। बैठिए, बताइए भैया। तो एकदम डान वाला बाधा है जी, हैं? अरे ठंडी है तो ठंडी तरह बांधो। नहीं बात लीजिए, बट ये सर हमारा जो रहता है करंट की डायरेक्शन में रहता है, एंटी एरिया जो रहती है वो जिस पोजीशन पे भी करता रहता है, और डायरेक्टली पुशिंग साइड एकदम अपवर्ड, वो हिट की डायरेक्शन। बेटे बोला जाता है बेटा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके वजह से आपको फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? उसकी वजह से फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, आप क्या करेंगे, राइट हैंड पाम को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, फिंगर्स पॉइंट की डायरेक्शन में हो, तो जो पुशिंग साइड ऑफ पाम होगा, क्या होगा, पुशिंग साइड ऑफ पाम होगा, वो आपको डिनोट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक। तो जो पुशिंग साइड ऑफ पाम होता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा, डिनोट करेगा, ठीक। तो ये सबसे बेस्ट रूल होता है, बाकी रूल सारे बेस्ट हैं, बट ये सबसे इजी होता है राइट हैंड पाम रूल। आपको यहाँ से रिजल्ट कभी भी कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा। जैसे करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट हमने ये पी वाला लिया, तो फील्ड किधर मिलेगा, अंदर की तरफ। अगर पी डैश वाला लेंगे तो बाहर के, ठीक। तो अगर हम लोग राइटवर्ड पॉइंट लिया तो इनवर्ड, लेफ्ट साइड में पॉइंट लिया तो आउटवर्ड, अगर करंट आपका अपवर्ड जा रहा है तो, ठीक। और करंट डाउनवर्ड होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इधर वाले पॉइंट इनवर्ड हो जाएंगे, इधर वाले पॉइंट आउटवर्ड हो जाएंगे, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से हम लोग बेटा डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हेडिंग की आपने बायोट सावर्ट लॉ डायग्राम बना लीजिए, तो लिखिएगा। देखिए बोले, according to this law, the magnetic field dB, स्मॉल सेगमेंट की वजह से ले रहे हैं तो स्मॉल में dB, स्मॉल डी कैपिटल बी, dB एट द पॉइंट, मान लो P पे हम लोग निकाल रहे हैं, एट द पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl is given by, देखो बेटा यहाँ से
जो फील्ड डेवलप होगा किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। एक, वायर में करंट बेटा जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना ज़्यादा जनरेट करेगा, जितना करंट ज़्यादा पास आउट होगा फील्ड उतना ज़्यादा अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो एक हो गया डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट, ठीक। दूसरा, जो लेंथ जिसकी वजह से निकाल रहे हैं जितना आपका ज़्यादा होगा बड़ा उतना आपको फील्ड ज़्यादा डेवलप करेगा, छोटे सेगमेंट लेंगे तो कम डेवलप होगा, ठीक। इन्हीं दोनों को कंबाइंड करके हम लोग कहते हैं डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डी एल। तब वहाँ पे करंट एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट बोलेंगे, तब आई इंटू डी एल लिखेंगे, ठीक। एंड डी बी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, ठीक, किसके बीच का, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट और जो लाइन ज्वाइन कर रहा है और जो करंट एलिमेंट है उनके बीच के एंगल के साइन के क्या होगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा अगर नेक्स्ट बनेगा डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द क्या, पॉइंट एंड करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन सारे को कंबाइन करेंगे बेटा तो डी बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान क्या, आर स्क्वायर, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बेटा जब भी हम लोग कहीं प्रोपोर्शनल सिंबल रिमूव करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट फैक्टर मिलेगा, ठीक। यहाँ जो कांस्टेंट फैक्टर आपका आता है वो आता है म्यू नॉट अपान क्या, 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखते थे, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर लिखेंगे वो म्यू नॉट अपान कितना होगा, 4 पाई होगा। तो रिप्रेजेंट करेंगे डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये रिलेशन हमें मिल रहा है बेटा स्मॉल सेगमेंट की वजह से, अगर हम लोग फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं तो, ठीक। तो इसी को नाम देते हैं बायो सावर्ट लॉ। इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर से ऊपर मल्टीप्लाई का तो नीचे भी आर से मल्टीप्लाई, तो आर अपान आर क्यूब के टर्म में भी लिखा जाता है, ठीक। तो आएगा आई डी एल साइन थीटा इंटू आर अपान आर क्यूब, ठीक। तो आर आर कैंसिल हो जाता है, या यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर आर अपान क्या, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है बेटा। तो लिखिएगा क्या लिखा बेटा, लेंथ डी एल इज गिवन बाई, अब ऐसे बना लो और ये नोट कर लो। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक। तो यहीं पे लिख लेना चाहें म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक। तो ये टर्म हमारा होता है, इसे कह लेते हैं बायो सावर्ट लॉ कहते हैं बेटा। अब इसका यूज करके हम लोग डिफरेंट करंट सेगमेंट की वजह से या करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से आपका क्या किया जाता है, फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन की जाती है, ठीक। हाँ बेटा निकाल लीजिए, किसकी निकाल रहे हो,
म्यू नॉट का। अब वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर है, और वेबर का आप वहां से क्या करिए, फील्ड के लिए आप रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का, और करंट का एम्पियर हो गया, और मीटर आप रख दीजिए, वैल्यू आएगी, मिल जाएगी आपको। हो गया। नेक्स्ट रीडिंग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। ठीक, अब देखो जब 12th में पता पढ़ाया गया होगा बोर्ड में, तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन भी पूछा जाता था। ठीक, वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, डेरिवेशन भी करते थे, बट अभी यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है। ठीक, एप्लीकेशन के बेस पे क्या होगा, कितना हम लोग वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, कितना मिलेगा रिलेशन, वो आपको यहाँ डिस्कस होता है। ठीक, तो ये नोट कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके वजह से, पहला हेडिंग करिएगा, सब हेडिंग क्या लिखा है, लिखा है कुछ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो पहले लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट थिन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट थिन करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू ये स्टेट, ड्यू टू ये स्टेट थिन पतला करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू ये स्टेट थिन करंट कैरिंग कंडक्टर। उस पर रेड से किसने साइन कर दिया बेटा, क्यों साहब, आपके पास दूसरा पेन नहीं था, मतलब हमेशा ये करते रहते हो क्या? ऐसा ना कुछ कहा करिए जो बिना क्या जरूरत की डांट खाने पड़े, है ना। चलो देखो बेटा, तो कोई अगर एक स्टेट कंडक्टर है, उसकी वजह से आपको क्या करना है, फील्ड निकालना है बेटा। एक स्टेट कंडक्टर है, उसकी वजह से मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका, वो डी है, आर है, कुछ भी ले लीजिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, देखो सपोज एक स्टेट कंडक्टर, हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया P, इस पॉइंट में फील्ड निकालना है, करंट यहाँ से जो पास आउट हो रहा है वो I, करंट कितना पास आउट हो रहा है, I करंट आपका पास आउट हो रहा है। ठीक, तो ये आपने यहाँ से ये भी ले लो, एक्स वाई ले लो, मान लो एक्स वाई कोई आपका करंट कैरी कंडक्टर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। ठीक, करंट आपका इसमें आई, और डिस्टेंस जो आपको दिया है, आर ले लो, डी ले लो, किस टर्म में पढ़ा है, ए ले लो, कुछ भी ले लो, किस टर्म में कुछ याद वाद है, किस टर्म में पढ़े उड़े थे कि वो भी गायब है। डिस्टेंस को आर से पढ़ा है तो आर के टर्म में बता दे, ए से पढ़ा है तो ए कर लो, डी से पढ़ा है डी कर लो, यार सब अपनी मर्जी, जिससे पढ़ा है उससे कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेड नहीं है। ठीक, अगर इनका जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है, वो φ1 और φ2 है, एक साइड से φ1 है, दूसरे साइड से एंगल कितना बना रहा है, φ2 बना रहा है। ठीक है, ये करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो है लाइन, वो φ1 और φ2 एंगल बना रहा है। ठीक, अगर एंगल को ध्यान रखना, अगर एंगल हम लोग यहाँ से यानी पॉइंट से कंसिडर करेंगे, ठीक, तो आपको जो रिलेशन आएगा वहाँ पे साइन के टर्म में आएगा। अगर एंगल इस करंट एलिमेंट जो करंट वायर है, कंडक्टिंग वायर है, वहां से लेंगे, इस वाले एंगल को लेंगे, तो वहां पे रिलेशन कॉस में आएगा। ठीक, बट अपने के यहाँ मेजॉरिटी में हम लोग साइन के टर्म में ही पढ़ते हैं, तो साइन वाला ही आप डिस्कस करेंगे, बट कहीं कॉस के टर्म में आएगा तो गलत नहीं है, लेकिन वो एंगल कहाँ से होगा, इस पॉइंट वाले अगर एंगल कंसीडर किए जाएंगे, वहां से मेजर करेंगे तो कॉस में आएगा वही चीज, और अगर हम लोग कहाँ पॉइंट से लेंगे तो साइन, क्योंकि मेजॉरिटी में मोस्ट ऑफ केसेस में साइन के टर्म में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी उसी टर्म में मिलता है, तो इसलिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो साइन के टर्म में पढ़ेंगे। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इनकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इनकी वजह से क्या निकालना है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस केस में क्या होगा, देखो B इक्वल टू, किसी फार्मूला याद है, याद है किसी को, क्या आएगा, अगर हमें एक स्टेट कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, और करंट उसमें से आई फ्लो हो रहा है, तो रिलेशन क्या आता है, कितने लोग सहमत हैं, इन्होंने बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सही है। तो कंडीशन क्या आता है, यानी कि जो फार्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई आई बाई ए ब्रैकेट में बेटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा करंट आपका आई है, डिस्टेंस हमने ए से दिखाया तो ए ले रहे बेटा, डी से दिखाओगे डी लेंगे, एक्स से दिखाएंगे एक्स लेंगे, जो भी आपने वहाँ पे फार्मूलेट किया है, ठीक, ब्रैकेट में होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये कौन सा मेथड है, यहां से वहां पहुंच गया, दिस मेथड इज कॉल्ड, क्या कहलाता जी, खड़े हो जाओ, ये जो फार्मूला आपको मिला, ठीक, ये किस मेथड से चल के वहां से यहां तक आया है, ये हाँ, ऐसा क्वेश्चन है, अरे वही हम भी कह रहे हैं, वो वहां से चल के यहाँ तक कैसे आ गया, पता नहीं। अरे फिजिक्स पढ़ती हो, इस मेथड को क्या कहते हैं, वहां से चल के यहाँ तक आया, कोई हिला भी नहीं अपनी पोजीशन से, क्या कहते हैं इसे, आपने हीट ट्रांसफर में एक मोड पढ़ा होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इस वाले मेथड को जब हीट एक जगह से भी दूसरी जगह बिना गए हुए पार्टिकल के क्या पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते थे, हैं, जो बोलेगी तेज बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक का दूसरे में चेंज होने को कहते बेटा, कितने लोग बताएंगे, ट्रांसफर मतलब एक जगह दूसरे जाने को ही ट्रांसफर बोलेंगे, हैं, अरे दो नहीं, एक का ऑप्शन सही होगा, दो कैसे सही होगा, अगर कोई भी आपका एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा है विदाउट ट्रांसफर आप क्या, या क्या इन्वॉल्वमेंट आप क्या, मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब मॉलिक्यूल नहीं जा रहा है, हाँ, केवल ट्रांसफर हो, तो उसे क्या कहते थे, हाँ, क्या, कंडक्शन, ठीक है, 3 मोड पढ़ा हुआ ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता था, सॉलिड में एक साइड हीट करते दूसरे साइड हीट पहुंच जाता था, तो वहां पे मॉलिक्यूल आपके क्या, पार्टिकल के मॉलिक्यूल ने जो आपका मीडियम पार्टिकल है उसका मोशन नहीं होता था, केवल क्या होता था, हीट आपका ट्रांसफर होता था, तो यहाँ से पुर्ची गई यहाँ 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 कहाँ, वहाँ पहुँच गई है ना, ठीक, तो कंडीशन क्या हो गया, कौन सा मोड हो गया, कंडक्शन। अगर कन्वेक्शन होता तो ये उठाते और वहां पहुंचा आते, तो उसे क्या कहते हैं, और इन्होंने फेंक दिया होता तो रेडिएशन, तो याद रखना वहां भी हो जाएगा, हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, बैठो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक, इसे कह लिया आपने साइन थीटा 1 प्लस क्या हो गया बेटा, साइन थीटा 2। अब यहीं से हम लोग केस बनाते हैं, ये तो बेसिक फार्मूला अपना बन गया, पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक, अगर जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो, ठीक, वायर इनफाइनाइट पे लेंथ का हो,
और जो पॉइंट लिया है वो क्या इन फ्रंट ऑफ मिड ऑफ द क्या कंडक्टर हो, यानी कि जो कंडक्टर है उसके मिड पॉइंट के सामने अगर पॉइंट लेते हैं और इनफाइनाइट लेंथ का हो। तो पहला यहाँ तो नोट कर लो, पहले बना के और नोट करिए, फोटो बनाइए और नोट करिए। हो गया तो लिखिएगा पॉइंट पहला लिखिएगा, लिखिए फार, रुक जाए, बोले देखिए फारे फारे कंडक्टर ऑफ स्टेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, फार स्टेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, पॉइंट बना लो, ठीक है, इसी का पॉइंट बनाओ। फार स्टेट कंडक्टर या स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट इज क्या लिखा, पॉइंट इज प्रेजेंट in front of its midpoint, in front of its midpoint, जो पॉइंट है उसके मिड पॉइंट के कैसे है, सामने है, in front of its midpoint, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का बेटा वायर था, वायर कैसे है, अच्छा डाट डाट बनाने का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट तक है, अब पॉइंट उसके मिडिल पॉइंट के सामने रखा गया है, ठीक। तो जब मिड पॉइंट के सामने रखेंगे बेटा, मान लो हमने डिस्टेंस ए ले लिया और करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है, आई, डिस्टेंस कितना लिया बेटा, ए लिया, ये लो, ठीक। ठीक, तो ये कंडीशन आपका हो गया। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का है, कितने लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का बेटा। करंट इसमें से आपका पास आउट हो रहा था, करंट क्या हो रहा था, पास आउट हो रहा था, पॉइंट आपने ये ले लिया। अब यहाँ से जब मिलाएंगे ना दोनों एंड को मिलाएंगे, इनफाइनाइट से आने वाली लाइन एक दूसरे कैसे होती है, पैरेलल होती है। टेढ़ा हो गया यार, इसे बना दे, रुक जाओ, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ है। पॉइंट हमने पॉइंट पी लिया इसके मिड पॉइंट के सामने, तो इसको जब इनफाइनाइट पे आप मैच कराओगे, दोनों साइड से मीट कराएंगे, तो ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ही जाएंगी। कि पैरेलल जाने वाली लाइन कंसीडर किया जाता है कहीं पे इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। तो उस केस में ये पॉइंट आपने पी लिया, करंट इसमें से फ्लो होने वाली कितनी है, आई है। तो जो φ1 और φ2 होगा, देखो यहाँ वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ये φ1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 90, और ये जो φ2 हमने लिया है इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, दोनों साइड से एंगल हमारे 90 हो जाएंगे। अगर आपको इनफाइनाइट लेंथ का बेटा वायर है तो उसकी वजह से जो एंगल आपके बनेंगे ना, अगर मिड पॉइंट पे आप ले रहे हो, तो φ1 और φ2 बोथ आर 90 डिग्री, दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये हो जाएगा, आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख लिया है ना, ठीक। देन φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। सो बी की जो वैल्यू आपकी होगी, बी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट अपान कितना, 4 पाई आई बाई ए, ब्रैकेट में साइन कितना, 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2, और ये आप चाहें दो तरह से लिख सकते हैं फार्मूले को, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई बाई ए कितना, ए, ये 2 है बेटा, 2 आई बाई ए, ठीक। या इसी को ऐसे भी लिख लेते हैं बेटा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई ए, जिस टर्म में आप पढ़े हैं या जिस टर्म में आप लर्न करना चाहें उस टर्म में कर सकते हैं, ठीक। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो जो फील्ड की वैल्यू होगी उसके सेंटर पे बेटा, वो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई बाई ए या म्यू नॉट अपान 2 आई बाई क्या, ए से हम लोग डिनोट कर लेंगे, ठीक। बना लीजिए, नोट कर लीजिए। सेकेंड पीरियड किसका है बेटा,
क्या पढ़ा रहे हैं सब? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी और दूसरी जो मैडम पढ़ा रही वो आगे नहीं। सवाल था, ब्लैकबोर्ड पे लगाना था, नहीं लगा पाया, यहाँ पे लगा लिखने में थोड़ा दिमाग कम चलता है। कम चलता है, अच्छा। कौन सवाल नहीं लगा पाया? करंट इलेक्ट्रिसिटी का और ये बराबर चलिए, इसीलिए उस एग्जाम के 3 घंटे में इसका दिमाग चल जाता सही, बड़ा मायने रखता है। ठीक, आपको आए इतना भी लेकिन दिमाग चलना है, उस टाइम चलना चाहिए। इसीलिए बार बोला जाता है कि चीज़ों की इतनी बार रिवाइज कर डालिए कि उस टाइम पे चल जाए, नहीं तो आता रहेगा उस टाइम चला ही नहीं है। ठीक, ऐसा तो जिसका सिलेक्शन हो जाता है वही बहुत उस्ताद होता है, उनसे भी बहुत बड़े बड़े उस्ताद रहते हैं, बट वो क्या उस टाइम पे नहीं यूज़ कर पाए तो नहीं हुआ, जिन्होंने उस टाइम पे यूज़ कर लिया उसका हो गया। ठीक, हाँ बेटा, जो सेलेक्ट हुआ भाई वो तो है ही है। ठीक, कितना कोई पढ़े। अब हम लोग के साथ के हमारे बैच के ही आज IAS हैं, जबकि थे क्या क्या उनका जो रिटर्न होता था उसमें कम नंबर था और वाई में ज़्यादा पा गए, तो आज जो अधिकारी हैं हम लोगों ने छोड़ दिया, नहीं हुआ मान लिया जो है, तो उस कंडीशन में क्या है, अब ऐसा थोड़ी उनका नॉलेज ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर वे में उस टाइम पे अपना क्या किया या जो भी कह लो, ठीक, तो हो गया उनका। ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बेटा। चलो ठीक हो गया, तो बी की वैल्यू हो गई। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड लिखिएगा। सेकंड कंडीशन आपका बनेगी बेटा, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और पॉइंट क्या एट वन एंड है, तो लिखिएगा इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and point is present at in front of one end, and point is present in front of one end, इसी को सेमी इनफाइनाइट का टर्म भी दिया जाता है बेटा, कहीं कहीं आपको मिलेगा सेमी इनफाइनाइट। ठीक, पॉइंट इज प्रेजेंट एट इन फ्रंट ऑफ वन एंड, एक किनारे पे हो। ठीक, जैसे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और पॉइंट हमारा कहाँ प्रेजेंट है, एक एंड पे है, एक किनारे पे है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको मिलाओगे बेटा, तो यहाँ से देखो एक जो आपका फाई मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। ठीक, और इधर से एक फाई मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। करंट एलिमेंट आपका ये है, एक साइड से 0, एक साइड से 90, कोई भी ऊपर नीचे ले सकते हैं, कहीं से भी लीजिए, एक वाला एंगल बटा 90, दूसरा वाला एंगल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जब फील्ड निकालेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू आता है फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई कितना है डिस्टेंस ए साइन 0 प्लस साइन 90, चूंकि हम लोगों ने 10 ऊपर वाला φ1 लेते थे, नीचे φ2 लेते थे, तो उसी टर्म में लिख ले रहे हैं, बाकी कोई भी रहेगा। साइन 0 की वैल्यू साइन 0 1 और साइन 90 साइन 0 साइन 90 1। हाँ, ऐसे भुलाती रह बेटा, भुलाती रह तुम। हैं, साइन 0 क्या होता है 0 और साइन 90 1, तो एक 0 हो गया, एक 90 हो गया। ठीक, तो दैट मीन्स हो गया 4 पाई आई बाई कितना ए, 0 प्लस 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाएगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई क्या ए, तो बी की वैल्यू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई कितना होता है ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक,
हो गया। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसकी वजह से फील्ड क्या मिलेगा, वन एंड पे है तो, और जब आपका क्या मिड सब पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, तो यानी मिड पॉइंट पे अगर आप ले रहे हैं, ठीक, तो उसका हाफ हाफ होगा किसका, मिड पॉइंट पे 2 टाइम्स होगा इंड का, या इंड पे निकालेंगे तो क्या हाफ हाफ होगा मिड पॉइंट का, ठीक। एक ग्राफ एक बार पूछा गया था बेटा, बी और ए के बीच में, बी एंड ए के बीच में फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर कोई इनफाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और जो पोजीशन है आपका उस पॉइंट का जिस पे फील्ड निकाल रहे हो, उनके बीच का आपका क्या ग्राफ अगर ड्रा किया जाए तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट, हाइपरबोला, पैराबोला या कुछ और। हाँ, हाइपरबोला, मैग्नेटिक फील्ड बी और आपका डिस्टेंस जो पॉइंट का है उनके बीच में बेटा, बी एंड ए के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बेटा बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड घटता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो हम लोग जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये आपको रेक्टेंगुलर कुछ हाइपरबोला बनेगा, इस तरह से टच नहीं कराते हैं, ध्यान रखेंगे टच नहीं कराएंगे हम लोग, ठीक। पॉइंट भी बोल दें कि याद रहेगा इतना, लिख लो। ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक बी एंड ए फॉर ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ग्राफ बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड बी एंड ए डिस्टेंस है, फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग, फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वहीं लिख लो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसा है, ए के है, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे क्या लेंगे बेटा, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन कर लीजिए तो फिर आगे बात किया जाए इस पर। रिंग बताइए नहीं इसी समय, चलिए लिखिए अगला, तब लिख लीजिए तभी कराते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग बेटा रिंग है, ठीक, कोई कैसा है करंट कैरिंग रिंग है, कंडक्टर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या रिलेशन बनता है, तो लिखिएगा, हेडिंग कर लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए current carrying circular coil having n turns, coil having n turns, इसका एक कर लो, 2 पॉइंट पे हम लोग कर लेंगे बेटा, एक कॉयल हैविंग कैपिटल n टर्न, उसमें फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल n हो, तो यहाँ 2 कंडीशन पे लेते हैं बेटा, एक होता है किसके ऑन इट्स एक्सिस, बी होगा ऑन इट्स सेंटर, एक आप एक्सिस पे लोगे और दूसरा क्या ले लेंगे हम लोग बेटा ऑन इट्स सेंटर, तो लिखिएगा ए, लिखिएगा ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, तो जैसे कॉयल है मान लो कोई बेटा, सर्कुलर कॉयल है, ठीक, यहाँ से यक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, रेडियस सपोज दैट ए है, करंट आपका जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, आइए ये ऐसे नहीं रखा जाता बेटा, ये परपेंडिकुलर मान लो
कोई कड़ा वड़ा पहना है? कोई लोग पहने हो? निकलेगा कि लो। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका है ये ऐसे दिख रहा है बेटा, बट ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। ऐसे जब रहेगा देखो तो हर साइड से जो डिस्टेंस इस पॉइंट का मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। जब ऐसे आप देखोगे तो पॉइंट का डिस्टेंस बदल जाएगा ना, तो प्लेन में नहीं है, ये ऐसे रखा गया है। ठीक, तो सभी जगहों से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। ठीक, ये जो डिस्टेंस आपका इस पॉइंट मान लो पी हमने यहाँ पे लिया, तो इनका कहीं से भी लेंगे, किसी भी सेगमेंट से आप लोगे तो डिस्टेंसेस की वैल्यू आपकी सेम मिलती है। ठीक, कहीं से लेंगे डिस्टेंस तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, तो कहीं किसी भी सेगमेंट के लिए आप फाइंड करोगे तो डिस्टेंस हमारा सेम मिलेगा। ठीक, डिस्टेंस आपका क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब ये भी चीज़ें आपको देखो बोर्ड वाले उसमें जो है डेरिवेशन दिया होगा। ठीक ठीक, हम लोग यहाँ समझ के ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का वो है। चलिए, तो ये कंडीशन आपका बन रहा है बेटा। अब इस पॉइंट पर अगर हमें फील्ड निकालना हो, इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आपकी होती है वो, ठीक है, अगर उसके सेंटर पे हम लोग निकालते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने हैं, सेंटर कह रहे हैं आर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके हैं वो n है। ठीक, तो कोई किसी फार्मूला याद है? अगर उसके सेंटर पे निकाला जाए तो क्या रिलेशन आएगा? b इक्वल टू कोई लोग ने बायो सावर्ट लॉ अप्लाई कर दो यार। बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और याद रखेंगे यहाँ थीटा जो होता है वो नॉर्मल 90 डिग्री होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में जब 90 डिग्री होगा तो उसके वहाँ पे डीएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर के बराबर। निकाल के बता दें, ऐसे बता दें? ठीक, अगर आप निकालना चाहते हैं बेटा तो b की वैल्यू जो आपका db की वैल्यू हम लोग फार्मूला पढ़े थे म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये लेते थे, ये पाई है बेटा। ठीक, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लेते थे बायो सावर्ट लॉ में। इसी का यूज करके हम लोग फिलहाल निकालते हैं। तो देखो यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री, जब फिर से दो बेटा, जो थीटा की वैल्यू है वो कितना है 90, ऐसे देखो होता है, पकड़ बेटा, ये कंडीशन है। ये लो, यहाँ से मिलाओगे ना तो ये वाला एंगल, अब तीन लोगों को पकड़ना पड़ेगा यार, दिख जाएगा आप लोग को। ये वाला एंगल लेते हैं, दिस ये एंगल है, देखो ये 90, इधर से लेंगे तो भी 90, तो एंगल जो बनता है वो कितना बनता है? हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो हाँ, तो जो रिंग है, रिंग से जो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है उनके बीच का एंगल आपका होता है। तो कंडीशन वो जो आपका आएगा, ये एंगल यहाँ 3D बनता नहीं है, तो ये जो एंगल होता है यहाँ से, इस रिंग ऐसे रखा हुआ है और इनको मिलाने वाली लाइन जो ऐसे होगी, तो देखो यहाँ पे 90 बना रहा है, तो ये एंगल 90 होता है। तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा और डीएल की वैल्यू टोटल हो जाएगा बेटा क्या 2 पाई आर, आर की जगह पे ए है तो यहाँ पे ए लिख लीजिए। अभी यहाँ पे आर, तो ये वाला तो आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ऊपर वाला जो आपका डीएल का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2 पाई आर होगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू कितना 2 पाई ए। तो इसमें रखोगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई इंटू ए इंटू साइन 90 हो गया, अपॉन आर की वैल्यू हो जाए कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ से करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग रिजल्ट निकालते हैं बेटा। इसी को सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे आप, रिजल्ट की वैल्यू जो होती है वो आपके डिटरमाइन किया जाता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n रहेगा तो n से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो उसी को काट के आपका रिजल्ट यहाँ से क्या करेंगे आप डिटरमाइन करते हैं। फिलहाल अपने यहाँ जरूरत फार्मूले की होती है तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट करते हैं। तो जो b की वैल्यू आएगी, अगर आप कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं, x डिस्टेंस पे निकाल लें तो लिखिएगा, कहाँ तो लिखा था, डायग्राम बना लीजिए। ऑन इट्स एक्सिस डायग्राम बना लो।
और जब उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो साइन थीटा का वो जो होगा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ले लेंगे। ठीक, तो उसके बेस पे फिर निकाल लेते हैं। अगर पॉइंट जो ले रहे हैं पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगल आप मेजर करते हैं तो हो गया। बी इक्वल टू, देखो 2 पाई कट जाएगा तो बचेगा म्यू, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 एन आई स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। जैसे इसकी वजह से आप यहाँ निकालोगे, अब यहाँ निकालेंगे तो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी ना, ये फील्ड हमारा कुछ इधर से और इस सेगमेंट की वजह से उधर, इन दोनों के कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? रिजॉल्व करेंगे। जब रिजॉल्व करके ये निकालेंगे, ये दोनों कंपोनेंट आपस में कितना होगा? बी वाई वाला जो आपका होगा दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे इक्वल और अपोजिट होने की वजह से। ये वाला दोनों जो बी था, बी का जो बी एक्स होगा ये 2bx के क्या होता है बराबर, और इसी को हम लोग इंटीग्रेट करके वैल्यू ये ऑब्टेन करते हैं। ठीक, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 एन आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के पावर कितना? 3/2। ठीक, तो ये रिलेशन बनता है आपका। अब यहीं पे हम लोग ले लेते हैं इफ x इज मच मच ग्रेटर देन क्या हो? a हो, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ से a को इग्नोर करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा? 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ए स्क्वायर अपान एक्स क्यूब आता है। तो यहाँ 2 पॉइंट बनता है इफ x मच मच ग्रेटर देन क्या? a, तो रिलेशन बन जाएगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 एन आई ए स्क्वायर अपान x, देखो ये इग्नोर कर दिया, x स्क्वायर के पावर 3/2, 2 कटा तो x क्यूब आएगा। क्या आएगा? x क्यूब आ जाता है। ठीक, और दूसरा होता है इफ x मच मच लेस देन a, दैट इज पॉइंट इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर, पॉइंट इज present on its center, on its center। ठीक, अगर पॉइंट उसके सेंटर पे आपका होगा तो b की वैल्यू आएगा बेटा म्यू नॉट अपान 2 एन आई इंटू ए स्क्वायर अपान कितना नीचे बचेगा? देखो ये इग्नोर कर दिया तो x के पावर a के पावर 2 पावर 3/2, 2 कटेगा a क्यूब। अब देखो ऊपर पावर 2 नीचे पावर 3 तो बच जाएगा म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान ए। ये सेंटर के लिए आपका हो गया म्यू नॉट अपान 2 एन आई बाई ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपका सिंगल हो तो म्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा? 2 आई बाई ए हो जाएगा। ठीक, इफ फॉर सिंगल टर्न ऑफ कॉइल, फॉर सिंगल टर्न ऑफ कॉइल एन की जो वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू आएगी सेंटर पे बेटा बी सी म्यू नॉट अपान 2 आई बाई ए। म्यू नॉट अपान 2 क्या हो जाएगा? आई बाई ए के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसी समय और समझ लीजिए तब क्वेश्चन कराएं। तो इतनी कंडीशन यहाँ पे रिंग के किसी एक्सेस पे है तो क्या होगा? सेंटर पे होगा तो क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न से एक सिंगल है तो क्या होगा? ठीक,
हो गया बेटा? आगे देखिए, अगर आपको जो बेटा रिंग है ना, कॉयल है, वो कंप्लीट ना हो, पार्शियल हो, कैसा हो? पार्शियल हो, उस कंडीशन में फील्ड के लिए रिलेशन क्या आएगा? जैसे तो कंप्लीट कॉयल की वजह से हो गया, अगर वो पार्शियल हो, जैसे मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? अगर थीटा एंगल बनेगा तो क्या बनेगा? अगर वो थीटा एंगल पे है तो कंडीशन क्या बनेगी? हाँ, कितना बेटा? एक। चलो देखो, तो अगर बेटा वो थीटा एंगल पे हो, कितने एंगल पे है? थीटा एंगल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आपका थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल के केस में जब हम लोग डिसाइड करेंगे, कितने केस में बेटा? थीटा एंगल के केस में आप डिसाइड करोगे, तो वहाँ पे आपको, जैसे ये पूरा सेगमेंट था, अगर पार्शियल सेगमेंट हो, जैसे ऐसे, अब यहाँ से करंट आपका पास आउट हो रहा है, एंगल कितना बना रहा है आपका? थीटा एंगल बना रहा सेंटर पे, तो इस सेगमेंट की वजह से अगर आपको क्या निकालना है? फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो क्या रिलेशन बनेगा? थीटा बाई क्या कर लेंगे? 360 अगर डिग्री में है, और अगर रेडियन में है, थीटा अपान 2 पाई कर लेंगे। जैसे रेडियन में 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है ना, तो अगर रेडियन में लेंगे आप थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका थीटा अपान 2 पाई करेंगे, और अगर वो डिग्री में नापा गया है, किसमें? डिग्री में, तो थीटा अपान 360 करेंगे। इफ एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, ठीक, देन कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? थीटा अपान 360 से, और अगर आपने मेजर किया है किसमें? रेडियन में, तो उस कंडीशन में थीटा अपान कितने से? 2 पाई से कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर आपको पार्शियल सेगमेंट दिया गया है कॉयल का, पूरा कंप्लीट नहीं है, तो उसकी वजह से अगर हमें फुल फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला क्या बनेगा? तो इसे पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक ना? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field due to an arc of a circle at the center of due to an arc of a circle at the center of the circle at the center डायग्राम से छोटा सा बना लो बेटा। बी की वैल्यू है म्यू नॉट अपान 2 आई बाई आर, आई बाई ए लिखा है ना, आई बाई ए इंटू थीटा अपान 2 पाई, थीटा अपान कितना? 2 पाई, तो आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई बाई ए इंटू थीटा अपान 2 पाई। यहाँ पे थीटा किस में लिया गया बेटा? थीटा किस में है? रेडियन में लिया है, थीटा इज टेकन इन रेडियन, ठीक। जैसे मान लो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या? थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो गया, ठीक। अगर आपका कितना है? 180 डिग्री है, तो पाई के बराबर हो गया। अगर पूरा कंप्लीट साइकिल है तो 2 पाई हो गया, तो 2 पाई फिर कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक। थीटा किस में लेंगे? रेडियन में। अब क्वेश्चन 2 कर लीजिए तो फिर
टाइम बताइए जरा, है ना अभी? चलिए तब तो कुछ बन जाएगा। हो गया, नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन क्वेश्चन के डिटरमाइन रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड relation for magnetic field at the center of given current carrying वायर्स। आपको फार्मूला खाली डिटरमाइन करना है क्या होगा, ठीक, पहला, और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा वो भी बताना है। ये सेंटर है, करंट हमारा जो है इधर से गया इधर से आया, करंट आई फ्लो कर रहे हैं, इसकी रेडियस हमने ए लिया, इसका रेडियस बी लिया, कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कुलर कॉइल्स हैं, ठीक। दूसरा वाला है बेटा ये इनफाइनाइट से आ रहा है, कहाँ से? इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक। ये लूप है, आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनेगा, टोटल 360 डिग्री होता है, तो यानी कि 90 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आया, 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक। और अगर रेडियन में लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, पाई 180 होता है तो 3 पाई बाई 2 कितना जाएगा, 3 पाई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक। अगला ये क्वेश्चन है, इरेज करने वाली सिस्टम गड़बड़ है, पूरा चला जाता है। इनफाइनाइट से आ रहा है बेटा और इनफाइनाइट को जा रहा है, इस पॉइंट ओ पे, सेंटर ओ पे आपको फील्ड बताना है इस कंडीशन में। ये तीसरा हो गया, चौथा कर लो। वही वाला है, बदल पलट दिया गया केवल बस, ठीक। और आप पांचवा कर लो। रेडियस इस सर्कुलर वाले का हम लोग ए ले रहे हैं बेटा, सिंगल अगर टर्न है तो उनकी रेडियस कितना ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है, सेंटर आपका था। और ये फिर इनफाइनाइट को जाता है। हाँ ये भी 270 है, ये भी 270 है, ये भी 270 है, ये 180 है, ये 180 180 है। इनके सेंटर ओ पे सारे सिचुएशंस में आपको फील्ड के लिए क्या रिलेशन बनेगा वो बताना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा, और सब बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके एग्जामों में।
अगर डायरेक्ट थीटा के टर्म में लेंगे तो थीटा अपान 270 रखेंगे, 360। अगर थीटा के टर्म में सीधा आप रखते हैं फार्मूला तो म्यू नॉट अपान 2 आई बाई ए इंटू थीटा अपान 360 रखेंगे। रिजल्ट किसी से भी निकालोगे दोनों से सेम आएगा। करंट डायरेक्शन करंट सब में, अच्छा इस वाले में लिखा है, चौथे वाले में ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक ही ले लो, सब में क्लॉक है तो कहाँ इसके साथ। हाँ भैया जी, दो एक वीडियो दो
हाँ बेटा, सभी का सम करके आपने रिजल्टेंट निकालिए। नहीं, निगलेक्ट नहीं, जो निगलेक्ट होगा वही करेंगे ना, ऐसे थोड़ी सबको निगलेक्ट कर देंगे भाई। जैसे एक दो सेगमेंट हैं तो दोनों के वजह से आप निकालिए, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड करिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करिए, और जीरो हो रहा है किसी की वजह से तो जीरो कर लीजिए। जल्दी करो, आ गए होंगे, लेट हो रहा था जी। हाँ जी, हम लिख दें, आप लोग मिला लीजिए, सही सही है तो अति उत्तम, नहीं तो सही कर लीजिएगा, है ना। देखो पहले वाले के लिए थोड़ा जगह कम छोड़ा हमने, रुक जाओ। ये कर लिया हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा पहले वाले के लिए फर्स्ट, फर्स्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट के लिए देखो, इसकी वजह से इधर वाला जो है, ठीक, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो आउटवर्ड, और इसकी वजह से इनवर्ड होगा। एंगल आपको है 180 डिग्री दोनों की वजह से, रेडियस दोनों की वजह से अलग है। तो मान लो इसकी वजह से अंदर B1 है बाहर की तरफ, इसकी वजह से कितना है, B2 है, ठीक। तो B की रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि इसका रेडियस उतना ही कम है, जिसका रेडियस कम होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा मिलेगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी वजह से कम मिलेगा। दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, इसलिए माइनस कर ले रहे हैं। तो B1 की जो वैल्यू होगा इसकी वजह से आएगा बेटा μ0/2 I बाई कितना A इंटू 180/360 करो, या आपका थीटा की वैल्यू जो होगी वो पाई आएगा भाई, 180 मतलब पाई, पाई/2 पाई करो तो भी वही आएगा। तो थीटा के टर्म में दिया गया तो थीटा के टर्म में ही लिख लो, तो फार्मूला हो जाएगा 180/360, ठीक। वहीं जहाँ फार्मूला लिखे थे वहीं पे आप थीटा के टर्म में भी लिख लेना, थीटा का डिग्री में दिया गया है तो वहाँ पे सीधे θ/360 कर लीजिएगा। तो ये आएगा बेटा 1/2, ठीक। और दूसरा वाला आएगा μ0/2 I बाई B, ये भी आ गया बेटा 180 बटे कितना 360, तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो वैल्यू आ जाएगी μ0/4 I बाई A माइनस μ0/4 I बाई B, कॉमन कर लो तो μ0 I अपान कितना 4 ब्रैकेट में 1/A माइनस 1/B। नेट जो फील्ड की डायरेक्शन आपकी होगी, नेट फील्ड की डायरेक्शन चूंकि अंदर वाला ज़्यादा है और बाहर वाला ज़्यादा है, अंदर वाला कम है, तो ये आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड दिखाने के लिए बेटा डॉट से दिखाते हैं, याद रखेंगे। जब प्लेन की आउटवर्ड फील्ड होता है तो उसे डॉट से, और इनवर्ड होता है तो उसे क्रॉस से। आउटसाइड है प्लेन के तो डॉट से दिखाओगे, इनसाइड प्लेन के होगा तो उसे क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस से इन साइड और डॉट से आउटसाइड दिखाओगे। ये हमारा ए वाला फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड कंडीशन आपका बनेगा, यहाँ पे देखो ये दो सेगमेंट जो है, मान लो हमने इसको लिया A B C D, ठीक। ये वाले जो सेगमेंट हमें मिल रहे हैं ये उसी लाइन पे, सेंटर पे ही लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों सेगमेंट अगर सीधा सीधा सेंटर पे आ गए सर, ठीक। तो अगर आपको सेंटर पे ही है तो इनकी वजह से फील्ड की वैल्यू आपको 0 0 मिलेगा, क्योंकि थीटा 0 आएगा और साइन थीटा की वैल्यू 0 हुई तो नेट वैल्यू 0 आएगा। स्टेट अगर पॉइंट जो है वो उसी लाइन पे लाई कर रहा है तो उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्या आती है 0 0 आ जाएगी। तो इसकी वजह 0, ये 270/360 होगा। तो यहाँ पे B जो आएगा B इक्वल टू, देखो अगर इसकी वजह से हमने B1 लिया बेटा, इसकी वजह से B2 लिया और इसकी वजह से कितना B3 लिया, तो B इक्वल टू होगा इन दोनों का B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 प्लस B2 प्लस कितना B3, B1 B2 कितना ये 0 और B3 भी 0। B2 की वैल्यू आएगी μ0/2 I बाई A इंटू 270 अपान कितना 360, और प्लस ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से काटोगे तो 3 अपान कितना 4 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3/4 टू जा 8 μ0 अपान कितना μ0 I बाई A हो गया, ठीक। ये वैल्यू हो गया। और डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा तो हमारा इनवर्ड, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। ऐसे इनको आप करके दिमाग से लगा के लाइएगा, हो जाएगा।
चलो हैं? हाँ बोला कि आप ध्यान दीजिए, इसलिए तो दिया गया है बेटा। कठिनाई